नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस 500 एमसीक्यू की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में कुल हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले इस सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर उन्हें अभी तक आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के तीनों लेक्चर्स लगे हुए हैं, वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इनको सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मुझे उम्मीद है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में सिखों ने किसके नेतृत्व में संघर्ष किया था? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में सिखों ने किसके नेतृत्व में युद्ध किया था, संघर्ष किया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव? निश्चित रूप से यह आसान प्रश्न है। बंता बहादुर। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है गुरु पद की परंपरा क्या हो गई? समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात जो है जो सिखों का नेतृत्व करता हुआ वो हुआ बंता बहादुर। बंता बहादुर ने बहुत वीरता पूर्वक जो है सिखों के राजनीतिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि बंता बहादुर जो है पकड़ लिए गए और फर्रुखसियर के शासनकाल में बंता बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया। तो बंता बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया मुगलों के बाद। इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट जो है सिखों के बीच हुए और इसी समय जो है 12 मिसलें सिखों में निकल करके आई। तो पूरा पंजाब जो है 12 मिसलों में विभाजित हो गया। उनकी भी बात हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिख मिसल नहीं है? तो कौन सा एक सिख मिसल नहीं है उसे ही पहचानना है। अहलूवालिया, दलेवालिया, कन्हैया और अलीवाल। ABCD में से एक कोई सिख मिसल नहीं है। तो ये उत्तर हमारा है D, अलीवाल। ये एक सिख मिसल नहीं थी। आइए देखें क्या है सिख मिसल। तो देखिए, मिसल ये जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बराबर या एक जैसा। बराबर या एक जैसा। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिखों का जो साम्राज्य था, जो पूरा क्षेत्र था, वो कुल 12 अलग अलग मिसलों में विभक्त था। यानी 12 अलग अलग राज्य ही थे एक प्रकार से। सबका की जो है निर्धारित सीमा थी, सबका जो है निर्धारित ध्वज था। मतलब 12 अलग अलग ये राज्य थे जिन्हें मिसल कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुल 12 मिसलें थी जिनके नाम यहां पर आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने कि वास्तव में सिखों को एक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया, उनका जन्म हुआ था सुकर चकिया मिसल में। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल में जो है जन्मे? तो वो सुकर चकिया मिसल में जन्मे। इनका जन्म जो है 1780 में हुआ और इनके पिता का नाम महासिंह था और माता का नाम राजकौर था। सुकर चकिया मिसल के प्रमुख इनके पिताजी थे। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, मेरे दूसरी आंख की रोशनी ले ली? यह कथन किसका है कि मैं सबको एक ही नजर से देखूं? कहते हैं ना कि हम तो भाई एक ही नजर से देखते हैं सभी। तो महाराजा रणजीत सिंह का ही ये जो है कथन है। ये हमारा उत्तर है। महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख जो है खराब हो गई थी चेचक रोग के वजह से। तो उनकी बाईं आंख जो है खराब हो गई थी। तो उन्होंने जो है अपने नेगेटिविटी को कितने पॉजिटिविटी में बदला है यहां से सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ही मेरी ले ली। अगला। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? अमृतसर थी, पटियाला थी, लाहौर थी, कपूरथला थी। तो ABCD में से जो हमारा उत्तर है वो है 4, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। लाहौर को महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में जीता था
और 1805 में इन्होंने अमृतसर पर अधिकार कर लिया। अब कई किताबों में 1802 भी लिखा है, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल विषय नहीं है। कहने का मतलब है कि 1799 में लाहौर और 1805 में अमृतसर पर इन्होंने अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से इन दोनों जगह जो अधिकार में आ गए महाराजा रणजीत सिंह के, तो ये कहा गया कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो कि लाहौर थी और पंजाब की धार्मिक राजधानी जो कि अमृतसर थी, ये दोनों ही अब जो है महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई। अगला, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। ABCD में से निश्चित रूप से हमारा उत्तर है श्रीनगर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी श्रीनगर थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत तेजी से अपना विस्तार चक्र चलाया और बहुत बड़ा भारी भरकम सिख साम्राज्य खड़ा कर दिया कुछ ही वर्षों के भीतर। तो एक तरफ अगर हम पंजाब को हटा दें तो उस समय हम क्या देखते हैं भारत में कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की भी समाप्ति हो गई है, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अंग्रेज उभर चुके हैं। अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला भारत में कोई बचा ही नहीं है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अंग्रेज जो है ये बताने लगे हैं इसके कुछ वर्षों के बाद कि जिस राजा का कोई पुत्र और पुत्री अपना नहीं होगा वो उत्तराधिकारी नहीं ले सकता। यानी अब चिट्ठी भेज करके राज्यों को हड़पा जाने लगा। इतनी अधिकारिता अंग्रेजों की मतलब इस समय से डेवलप हो चुकी थी। कुल मिलाकर के हम अगर कहें तो 1805 के बाद अंग्रेज हावी हो गए थे, और नाम मात्र के जो मराठों की ताकत थी वो भी 1818 तक दबा दी गई थी। तो भारत में अब कोई विषय जो है नहीं बचा था। नेपाल तक अंग्रेजी सेनाएं चली गई थी, वर्मा तक अंग्रेजी सेनाएं चली गई थी। लेकिन उस दौर में महाराजा रणजीत सिंह एक बहुत मजबूत साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे पंजाब में, और उनका जो है विजय अभियान अगर हम देखें तो लाहौर 1799, अमृतसर, अटक, मुल्तान, अटक तक जो है बारी दोआब, पेशावर, श्रीनगर, कश्मीर, ये सब महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गया था। तो बहुत बड़ा विशाल सिख साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह ने खड़ा किया था, और कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की सेनाएं, खास करके उनकी घोड़सवार सेना जो थी, जो 40,000 की क्षमता थी जिसकी, उसे जब कहा जाता था कि वो एक साथ चलती थी तो वो एक जो है अकल्पनीय दृश्य होता था, और वो सबसे शानदार सेनाएं मानी जाती थी यूरोप के लिहाज से भी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन, 18वीं शताब्दी में खालसा एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य था, पहला, सिखों के राष्ट्रमंडल को एक धार्मिक, सैन्य तथा राजनीतिक संगठन बनाना। दूसरा, खालसा तथा सिख कुल के प्रशासन को एक जनतांत्रिक स्वरूप देना। तीसरा, सभी व्यक्तिगत सदस्यों को समान राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक सुविधाएं देना। असमानता की छाया वाले प्रत्येक विचार को हतोत्साहित करना। इनमें से कौन से कथन सही हैं? A, B, C। तो D 1, 2, 3 और 4 ये सभी के सभी कथन सही हैं। तो देखिए 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का निर्माण किया था। खालसा यानी शुद्ध, जो आगे चलकर सिखों का एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन बना। महाराजा रणजीत सिंह भी खालसा के नाम पर ही शासन चलाते थे। तो जितनी बातें बताई गई थी वो सब जो है इसके लक्ष्य थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? A, B, C, D। तो इसका उत्तर है B। अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच 25 अप्रैल 1819 को। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मिंटो, उसी के प्रतिनिधि के रूप में चार्ल्स मेटकाप और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी यह संधि। और इस संधि की पृष्ठभूमि थी ये थी कि जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को जीतना शुरू किया
अमृतसर को जीत लिया। उनकी ताकत जब बढ़ने लगी तो शीश सतलज के जो प्रदेश थे, यानी सतलज नदी के जो पूर्व के प्रदेश थे, उनमें ये आशंका बढ़ने लगी कि अब महाराजा रणजीत सिंह हमारे पास भी आ जाएंगे, जिस हिसाब से ये विस्तार कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अंग्रेजों से जो है इस बात को पुश करना शुरू किया कि महाराजा रणजीत सिंह से हमारी रक्षा होनी चाहिए। और अंग्रेजों को भी यह स्पष्ट हो रहा था कि सतलज के पूर्व अगर अपना प्रभाव जो है महाराजा रणजीत सिंह बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेज और जो है महाराजा रणजीत सिंह में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस नाते से जो है एक अमृतसर में संधि हुई 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। क्या संधि में हुआ? तो इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया। दो बातें बताना चाहूंगा इस संधि के बारे में। अमृतसर की संधि वो अंतिम संधि थी जो कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच बराबरी पर संपन्न हुई थी। कुछ और उदाहरण दिए जा सकते हैं इतिहास में, लेकिन सच्चाई में बराबर की शक्ति की यही संधि थी। इससे पहले तो सेकंड एंग्लो मराठा वार हो ही चुका था, ठीक है, मराठों को बुरी तरीके से तोड़ ही दिया गया था। दूसरी बात यह है कि इस संधि में यह स्पष्ट रूप से दिखा कि महाराजा रणजीत सिंह झुक गए अंग्रेजों के सामने। और ऐसे कई वृत्तांत हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कि महाराजा रणजीत सिंह का जब भी विवाद की स्थिति अंग्रेजों से आई, महाराजा रणजीत सिंह 2 कदम पीछे हट गए। जबकि बहुत वीर महान शासक थे और उनका सेनापति हरि सिंह नलवा, उसने पूरा जो है अफगानों को अपने नाम से वो कपा देता था, ये स्थिति थी। लेकिन अंग्रेजों की बात जब आती थी, जैसे अब इस संधि की शर्तों को मैं पढ़ूंगा तो ये आपको स्पष्ट होगा। इस संधि के तहत ये संधि किसी युद्ध की बात नहीं हुई है, बस इसी तरह से संधि हुई है, युद्ध वगैरह की संधि नहीं है ये। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया। तो सतलज नदी जो है एक सीमा रेखा हो गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई तथा शीश सतलज के पूर्व की रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई, यानी कि अब वो जो है अंग्रेजों के संरक्षण में है। यानी सतलज नदी को एक सीमा बना करके रणजीत सिंह को रोक दिया गया कि अब आपको सतलज के इधर ही जाना है, सतलज के इधर नहीं आना है, पूर्व की तरफ नहीं आना है, पश्चिम में जितना बढ़िए बढ़िए। यानी एक ग्रोइंग जो साम्राज्य है उसको रोक दिया गया कि नहीं, अब सतलज के पूर्व आप नहीं आएंगे। और इस शर्त को जीवन भर रणजीत सिंह ने माना। तो वो पेशावर तक पहुंच गए उधर, जबकि वो सब पथरीला इलाका जो है, उस तरह का इलाका जो है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। लेकिन शीश सतलज के पूर्व का जो अच्छा वाला एरिया था वो महाराजा रणजीत सिंह को छोड़ना पड़ गया। हालांकि उस पर इनका अधिकार नहीं था, लेकिन अधिकार कर लेते, सेना थी इनके पास। अगला, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष में किसने सत्ता प्राप्त की? ध्यान सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, खड़क सिंह। ABCD में से हमारा क्या उत्तर होगा? तो हमारा उत्तर होगा खड़क सिंह D। 8 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा खड़क सिंह D। आइए व्याख्या की तरफ बढ़े। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने केवल 30-35 वर्षों में एक बहुत भारी भरकम साम्राज्य की स्थापना की। और वो भारी भरकम साम्राज्य की जो सेना थी वो आधुनिक सेना थी, यूरोपीय प्रणाली पर वो प्रशिक्षित सेना थी। और एक से एक जनरल जो है खालसा सेना में थे महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद एक से एक अयोग्य उत्तराधिकारी, उनके कुल 4 पुत्र थे, वो निकले। और बहुत कम ही समय में, यानी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के केवल 10 वर्ष के अंदर ही सिख साम्राज्य को पूरा का पूरा अंग्रेजों ने हड़प लिया। मतलब इतना मजबूती से खड़ा किया गया साम्राज्य केवल मृत्यु के उनके 10 वर्ष पश्चात ही बुरी तरह से ढह गया, उसका अस्तित्व ही नहीं बचा। तो आइए देखें। तो 1839 ईस्वी में पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र खड़क सिंह पंजाब का शासक बना। 1840 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात क्या हुआ, एक और पुत्र, इनके 4 पुत्र थे, एक और पुत्र नौनिहाल सिंह पंजाब की गद्दी पर बैठे, लेकिन नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात खड़क सिंह की विधवा चांद कौर, जो खड़क सिंह पहले राजा बने थे, उनकी विधवा चांद
कौर और रणजीत सिंह के एक और पुत्र शेर सिंह के बीच सत्ता को संघर्ष को लेकर के हुआ। तो यह कहा गया कि खालसा सेना की मदद से चांद कौर को मार दिया गया और उसके बाद जो है शेर सिंह सत्ता में आ गए। शेर सिंह 1840 में सत्ता में आए और उसके बाद जो है शेर सिंह को कहा जाता है कि अजीत सिंह जो कि चांद कौर का एक समर्थक था उसने गोली मार दी। 1843 में तो इनकी हत्या हो गई। इसके पश्चात रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे यानी केवल 4 और 5 वर्ष के बेटे दिलीप सिंह, जिनकी मां का नाम था रानी जिद्दन, ये भी मतलब प्रश्न है, हालांकि इस तरह का नहीं, लेकिन यह कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के ही पुत्र थे दिलीप सिंह या कोई। महारानी जिद्दन बहुत खूबसूरत थी और सबसे छोटी रानी थी महाराजा रणजीत सिंह की ये जो है, और बहुत कम आयु में ही ये विधवा हो गई क्योंकि बहुत बाद में राजा रणजीत सिंह ने इनसे शादी की। तो इनका जो पुत्र था दिलीप सिंह वो जो है गद्दी पर बैठे 1843 ईस्वी में और रानी जिद्दन एक संरक्षिका बन गई उनकी। तो रानी जिद्दन संरक्षिका बन गई, बालक हैं दिलीप सिंह, तो सारा राज्य किसके हाथ में आ गया? रानी जिद्दन के हाथ में आ गया। ठीक है, तो अगला, लाहौर की संधि किस युद्ध के समाप्त होने के पश्चात हुई थी? लाहौर की संधि किस युद्ध के समाप्त होने के पश्चात हुई थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित रूप से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु होने के केवल 6 वर्ष बाद ही अब आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कैसे कैसे हुई? तो पहला तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया 1845 से लेकर 46 तक में। क्यों? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिद्दन की महत्वाकांक्षा तथा अंग्रेजों की विस्तार नीति का परिणाम था। तो जैसे ही महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और अंग्रेजों ने देखा कि एक के बाद एक खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, ये सारी कहानी दोहराई जा रही है 1843 तक, तो डलहौजी गद्दी पर आ गया था। डलहौजी जो है राज्य हड़प करने के नए नए अस्त्रों का प्रयोग कर ही रहा था, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। अब वो कैसे देख सकते थे कि भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत ही जब सारे बड़े बड़े सुरमा अपनी तलवारें अंग्रेजों के सामने डाल चुके थे और उनके घुटनों पर बैठ चुके थे उनके आगे, तब ऐसे जो है पंजाब में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संचालित हो रहा? तो एक विस्तारवादी नीति थी। रानी जिद्दन ये चाहती थी कि जो खालसा सेना है उसका प्रभाव कम हो ताकि इनकी अथॉरिटी और ज्यादा जो है बढ़े। तो दिसंबर 1845 में सिखों और अंग्रेजों के मध्य जो है कुल 4 युद्ध हुए, जिसमें से कि पहला मुदकी फिरोज शाह, फिर असीवाल का युद्ध हुआ 26 जनवरी 1846 और फाइनली जो 5वां युद्ध लड़ा गया यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कुल 5 लड़ाइयां हुई, जिसमें से 2 का नाम हमने बता दिया। जो 5वीं और अंतिम लड़ाई थी ये सबराओ का युद्ध था 10 फरवरी 1946 और ये निर्णायक युद्ध रहा, इसमें सिखों की हार हुई। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हो गए और जब सिख पराजित हो गए तो क्या हुआ? लाहौर की संधि हुई 1846 में। इसमें क्या क्या हुआ? तो सिखों ने सतलज के पार के प्रदेशों पर अपना दावा सदा के लिए छोड़ दिया। तो वही बात जो अमृतसर की संधि में हुई थी। इसके अलावा क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध तुम ही लोगों के कारण हुआ है, जो जीतता है पक्ष वही युद्ध क्षतिपूर्ति वसूलता है, ये तो निश्चित है। तो 1.5 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में सिखों से वसूला गया कि हमें 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। इसके अलावा क्या किया गया कि सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई कि बाद में फिर जो है सिख ताकतवर होकर के अंग्रेजों से युद्ध न करें। तो सिखों की सेना को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। और क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा मान लिया गया, रानी जिद्दन को उसकी संरक्षिका भी स्वीकार कर लिया गया और लाल सिंह को दिलीप सिंह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लाल सिंह को दिलीप सिंह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये सारे काम जो है अंग्रेजों ने कर लिए। लेकिन मार्च 1846 में संधि हुई, लेकिन इसके बाद ही उसी वर्ष दिसंबर 1946 में क्या हुआ कि एक और संधि अंग्रेजों ने की। अब समझिए, अब युद्ध नहीं हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हो गई, लेकिन इसके बाद फिर संधि हो रही है। कौन सी संधि? बहरावल की संधि।
भैरव लाल की संधि। इस संधि के तहत रानी जिद्दन की संरक्षिता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई कि भैया अब आप संरक्षिका नहीं रहेंगे, आप अपना काम करिए। इनको पेंशन दे दी गई। और क्या किया गया, कहा गया कि महाराजा दिलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक अस्थायी अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। तो एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र में एक दूसरे साम्राज्य की सेना रखी जाएगी, इसका मतलब समझिए। तो एक अस्थायी अंग्रेज सेना रखी गई जिसका खर्च कौन देगा, दिलीप सिंह। तो जिस दिलीप सिंह को खतरा है, जिस सेना से दिलीप सिंह के साम्राज्य को खतरा है, वो सेना इनके साम्राज्य में, वो भी इनके राजधानी में रखी जाएगी। और पैसा भी किससे लिया जाएगा, दिलीप सिंह से ही लिया जाएगा। और क्या हुआ, पंजाब के प्रशासन को चलाने के लिए एक परिषद गठित कर दी गई, क्योंकि अब रानी जिद्दन नहीं चलाएंगी। और इस परिषद में कौन थे, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। एक तो हेनरी लॉरेंस थे और इनकी अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया परिषद चलाने के लिए, क्योंकि दिलीप सिंह बालक थे। इसके साथ ही अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। क्यों सिख पराजित हो गए आंग्ल सिख युद्ध में? सिखों की दोषपूर्ण रणनीति, सिखों के पास आधुनिक शस्त्रों का अभाव, सिख सेनापतियों का विश्वासघात, शाह शुजा का पलायन। तो सी इसका उत्तर है, सिख सेनापतियों का विश्वासघात। कौन विश्वासघात कर रहा था, ये देखें। सिखों की पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था लाल सिंह और तेजा सिंह का विश्वासघात। एक प्राइम मिनिस्टर और एक जो है सेनाध्यक्ष। तो इस तरीके से जो है इन लोगों ने किया। बहुत बड़ा विश्वासघात जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में किया गया। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ए बी सी डी। तो हमारा उत्तर है ए, 1848 और 1849 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। तो आइए देखें, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। लाहौर की संधि के तहत सिख सैनिक सेवा मुक्त कर दिए गए। ये कहा गया ना कि संख्या सीमित की जाएगी, तो बहुत सारे सैनिक सेवा मुक्त कर दिए गए। तो वो जो है इससे दुखी थे, इसलिए उन्होंने बगावत किया। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का, लॉर्ड डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसके कारण ये हुआ जो है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भी सिखों की बुरी पराजय हुई। अंततः 1849 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा सिख साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। महाराजा रणजीत सिंह ने जिस साम्राज्य को इतनी मेहनत से खड़ा किया था, वो इतना अल्पजीवी साम्राज्य हुआ कि जिसकी शुरुआत हम 1799 से मान सकते हैं और जिसका अंत 1849 में हो गया। यानी कुल मिलाकर के 50 वर्ष चला महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य जो है, और इतना बढ़िया और इतना मजबूत साम्राज्य था, समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने उसको मिला लिया। ठीक है, और क्या किया गया? तो दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्रदान की गई और उन्हें कहा गया कि अभी इंग्लैंड में पढ़ेंगे, इनका साम्राज्य तो समाप्त कर दिया गया, 5 लाख पेंशन लेंगे और इंग्लैंड में रहेंगे। बहुत दिन तक वहां रहे, फिर ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया, फिर उसके बाद जो है फिर भारत आए, फिर जो है सिख धर्म इन्होंने अपनाया। रानी जिद्दन जो है बहुत जगह रही, फिर नेपाल के महाराजा के पास बहुत दिनों तक उन्होंने रहा, उन्होंने उनको जो है गेस्ट के रूप में अपने यहाँ रखा। और पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए 3 की परिषद को गठित कर दिया गया। इस परिषद में कौन कौन थे? तो एक तो था सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मैक्सन। ये 3 लोगों की एक परिषद बनाई गई और सिख साम्राज्य का जो है मामला समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के पंजाब विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। खालसा यानी सिख सेना। ठीक। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। निश्चित रूप से लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। तीसरा, 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। निश्चित रूप से यही हुआ। तो 1, 2, 3 पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो 12 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं, वही सारी बातें।
अगला, युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाने वाला अंतिम स्वतंत्र राज्य कौन सा था। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि युद्ध के माध्यम से, नहीं तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण केवल चिट्ठी लिख करके भी राज्यों को मिलाया गया है, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाने वाला अंतिम स्वतंत्र राज्य कौन सा था। हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, अवध। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर हमारा है पंजाब, सी। बड़ी दुर्गति हुई महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीतने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अगला, किसने कश्मीर को सिख राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया। किसने कश्मीर को सिख राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया। ए गुलाब सिंह, बी रणबीर सिंह, सी हरि सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो ए हमारा उत्तर है गुलाब सिंह, डोगरा राजा गुलाब सिंह। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ समझ लीजिए। लाहौर की संधि के पश्चात युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपया जो है अंग्रेजों ने आरोपित किया सिखों पर। तो तत्काल तो जो है 50 लाख रुपया जो है दे दिया गया अंग्रेजों को सिख साम्राज्य द्वारा। इसके अलावा कश्मीर और हजारा का क्षेत्र भी अंग्रेजों को दे दिया गया कि भाई ये क्षेत्र भी ले लीजिए, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं नगद, तो ये क्षेत्र हम आपको दे रहे हैं। जैसे ही ये क्षेत्र जो है मिला अंग्रेजों को, उन्होंने गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर को बेच दिया। और उसके बाद जो है कश्मीर के प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में गुलाब सिंह उस गद्दी पर बैठे। और यह क्षेत्र कितना बड़ा था कि आजादी के बाद जो है हैदराबाद के बाद, मतलब एकदम जो है लगभग हैदराबाद के बाद सबसे बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर की। और आजादी के समय हरि सिंह इस पर शासन करते थे, जो कि गुलाब सिंह के वंशज थे। तो गुलाब सिंह ने ही जो है आधुनिक जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की थी। यही उसके पहले स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। ABCD में से हमें उत्तर देना है। 1836, 1839, तो निश्चित रूप से 1849, जैसा कि हमने बात किया। 15 का C। आगे बढ़ते हैं। नीचे उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया था, उन्हें काल क्रमानुसार करिए। यानी जिस क्रम से जो है ये मिलाए गए थे उस क्रम से इनको लगाना है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करें। ABCD। तो देखिए, सबसे पहले तो सतारा पर, फिर जैतपुर, फिर झांसी और फाइनली नागपुर 1854। तो 1, 2, 3, 4 हमारा उत्तर है A। अब आइए थोड़ा इसकी व्याख्या को हम समझ लें। तो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे कहते हैं क्षय के सिद्धांत के नाम से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और जिसे मतलब आम जनमानस में हम कहते हैं राज्य हड़प करने की नीति। और इस राज्य हड़प करने की नीति के तहत यह विषय आया कि ऐसे सभी शासक जिनका अपना कोई पुत्र या पुत्री नहीं है वो गोद ले नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो यह राजनीतिक की जगह क्या था, धार्मिक हमला था डलहौजी के द्वारा हिंदू धर्म पे जो किया गया था। क्योंकि हिंदू धर्म में यह नियम था कि अपना पिता, अपना पुत्र पुत्री न होने के बाद भी कोई राजा या कोई आम व्यक्ति किसी को गोद ले सकता है, और गोद लिए हुए व्यक्ति की अधिकारिता उसके अपने पुत्र या पुत्री की तरह होगी, यानी अधिकारिता में कोई अंतर नहीं होगा। तो उसने कहा कि गोद आप ले ही नहीं सकते हैं। तो ये हिंदू धर्म पर पहली चोट उसने की। और दूसरा जो है राजनीतिक जो चोट थी राज्यों पर, वो ये थी कि जब कोई गोद नहीं ले सकता है, ले सकते हैं आप, तो उस राज्य को हम ब्रिटिश राज्य में मिला लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो झांसी में यही था। गंगाधर राव को जो है न कोई पुत्र था न पुत्री था, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। लेकिन डलहौजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम गोद लेने को मान्यता देते ही नहीं है, तो आप गोद ले ही नहीं सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि अब झांसी लावारिस हो गया, यानी राजा निसंतान मर गए। तो कहा जा रहा है सुभद्रा लावारिस का वारिस बनकर। तो
मतलब जिस राजा को कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगी उसका वारिस कौन होगा? उसका वारिस होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लावारिस का हर राज्यों में वारिस होने लगी। तो वही काम सतारा में हुआ। यहां पर भी जो है राजा को पुत्र पुत्री नहीं थे, तो कहा डलहौजी ने कि ठीक है, अब आपका वारिस हम है, ब्रिटिश राज में आइए। जैतपुर सबसे बड़ा मामला हुआ 1853 में, झांसी को भी ले लिया गया और झांसी में जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने इस बात को जो है बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। तो 1857 में जो है इनकी तलवार खूब चमकी। ठीक है, अब ये बड़ी विकट स्थिति हो गई थी। आप समझ लीजिए कि युद्ध के माध्यम से किसी राज्य को अपने राज्य में मिला लेना, तो मान लीजिए भारतीय परंपरा में इसको भी नैतिक नहीं माना जाता था, लेकिन दुनिया के परंपरा में यह नैतिक था कि आप किसी को हराकर उसका राज्य जो है हस्तगत कर लीजिए। लेकिन चिट्ठी लिख करके, कोई नियम बना करके कि अच्छा आपको कोई जो है पुत्र पुत्री नहीं हुआ, आइए ब्रिटिश राज में हम आपको मिला लेते हैं, यह बड़ा ही अनैतिक कार्य था। यह बिल्कुल भी नैतिक नहीं था, यह बिल्कुल अनैतिक कार्य था। तो ऐसे किया गया। अगला, किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन। ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन ने महारानी विक्टोरिया को 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजित करके भारत की साम्राज्ञी यानी केसरे हिंद घोषित करवाया और यह सुनिश्चित किया कि अब भारत के जो देसी रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो नेटिव स्टेट्स हैं, उन सब की हैसियत केवल और केवल राजकुमारों की है। राजा या महाराजा तो महारानी विक्टोरिया ही हैं। और दुर्भाग्य ये था कि इसी वर्ष यानी 1876 में पूरा दक्कन में जो है अकाल पड़ा हुआ था भीषण, और कहा जाता है कि इतिहास के बड़े अकालों में से उस अकाल की गिनती होती है। लाखों लाख लोग उसमें मार दिए गए। लेकिन जब भारत में लाखों लाख लोग भूख से मर रहे थे तो लॉर्ड लिट्टन ये घोषित कर रहा था कि जो उसकी महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी थी, वो अब भारतवासियों की भी महारानी हो गई और वो अब ब्रिटेन की महारानी के साथ साथ भारत की कैसरे हिंद भी घोषित हो गई। बहुत जो है इस बात का जिक्र हुआ और इसकी बहुत आलोचना हुई। किसकी? लॉर्ड लिट्टन की। अगला, सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो। ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है डी, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो, ऑकलैंड के जगह पर आया था। इसी के समय में सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और सिंध का जो अपहरण किया गया उसे जो है इतिहास में इस बात से याद किया जाता है कि यह बहुत ही गलत अपहरण जो है सिंध का किया गया था। उसी पर जो है क्या लिखा है, जो सिंध में ब्रिटिश रेजिडेंट था जबकि उसका अपहरण किया गया सिंध का यानी ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया, तो चार्ल्स नेपियर था। इसने क्या लिखा है कि हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक लाभदायक, उपयोगी एवं मानवतापूर्ण नीचता होगी। यह एक लाभदायक, उपयोगी और मानवतापूर्ण नीचता होगी। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अधिकृत एक राज्य था श्रीरंगपट्टनम, जैतपुर, कोयंबटूर, बेल्लोर। ए बी सी डी में से निश्चित रूप से हमारा उत्तर होगा बी, जैतपुर। तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अधिकृत एक राज्य था जैतपुर, बी।
ठीक है, 1849 में इसका अपहरण जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्न में से क्या एक घटित नहीं हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय कौन कौन से घटनाक्रम हुए वो पूछा जा रहा है। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध निश्चित रूप से हुआ था ये। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन बिछाया जाना ये भी हुआ था। मुंबई से थाड़े तक रेलवे लाइन का खोला जाना ये भी हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना ये नहीं हुआ था, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है। अगला, 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने किस राज्य की स्थापना की? अवध, हैदराबाद, मैसूर, भरतपुर। ABCD में से हमारा उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद। तो मोहम्मद शाह के समय में, जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके समय में बहुत सारे जो है नए नए राज्य अस्तित्व में आए। तो अवध आया, बंगाल आया, हैदराबाद आया, सब मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है 1724 में चीन किलिच खां, जिसे निजाम उल मुल्क आसफ जहां की उपाधि दी गई थी, उसने जो है हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह वक्तव्य किसका है? तो सर स्टीफन रेमजे म्योर, डॉक्टर के दत्त, डॉक्टर RC मजमूदार। ABCD में से हमारा उत्तर है B, रेमजे म्योर ने यह कहा कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। अगला, लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं है? तो सब्सिडरी अलायंस की बात हो रही है, सहायक संधि की बात हो रही है। पहला, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन खतरे सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना ये मूल उद्देश्य सब्सिडरी अलायंस का नहीं था, बाकी सारे थे। तो 23 का हमारा उत्तर होगा C। आइए देखें, तो लॉर्ड बेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए, ब्रिटिश सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए और नेपोलियन के संभावित खतरे से निपटने के लिए सहायक संधि व्यवस्था का प्रयोग किया। सहायक संधि का प्रयोग भारत में बेलेजली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था। अगला, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा आदि। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1826 की यांडबू संधि ने रास्ता साफ किया अंग्रेज व्यापारियों के लिए आश्वासनपूर्ण संरक्षण का, अंग्रेजों के लिए 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का, बर्मा के लोगों तथा अंग्रेजों के बीच घोर लड़ाइयों का, चाय के लिए असम के अधिग्रहण का। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद यांडबू की संधि हुई थी और इसने जो है अंग्रेज व्यापारियों के लिए आश्वासन पूर्व संरक्षण और अंग्रेजों के लिए 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो 24 का हमारा उत्तर है A। ठीक है, अगला, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया? ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करने के लिए, भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए, रूसी खतरे का मुकाबला करने के लिए और D, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के लिए यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया। 1904 में फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में ये एक सैनिक अभियान था जो तिब्बत में भेजा गया था और इसी के द्वारा गुरु नामक जगह पर एक युद्ध लड़ा गया जिसमें 700 तिब्बती मारे गए। बहुत सारी शर्तें तिब्बत पर अंग्रेजों ने अपनी थोपी, हालांकि कोई विशेष फायदा अंग्रेजों को इसका नहीं हुआ। तो इस प्रकार कुल 25 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।